हाय बेटा, गुड इवनिंग। तो चलिए, अभी तक हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज़ के बारे में बात किया है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज़ हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। सो जो हमारा लास्ट क्लास था उसके अंदर हमने यूरिनरी ब्लैडर को समझने की कोशिश किया एंड हमने देखा कि यूरिनरी ब्लैडर बेटा कैसे मैच्योरेशन रिफ्लेक्स को जनरेट करता है। एंड आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसी टॉपिक की वजह से बेटा हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे होता है। सो जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बेटा। और जो आप ऑलरेडी जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो बेटा आप याद रखेंगे नेफ्रॉन के बारे में दैट इज़ कि नेफ्रॉन होता क्या है बेटा। सो हमारी बॉडी के अंदर हमारी किडनीज़ में नेफ्रॉन जो है बेटा ये हमारी किडनीज़ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, तो यह पहला चीज़ याद रखेंगे रिगार्डिंग नेफ्रॉन्स बेटा कि हमारी बॉडी में किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या होता है, दैट इज़ नेफ्रॉन इटसेल्फ बेटा। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बेटा किडनीज़ का फॉर्मेशन जो होता है वो नेफ्रॉन की वजह से होता है। किडनी जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करती है, किडनी का जो इम्पोर्टेंस है बेटा एक्सक्रीशन में, वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी नेफ्रॉन की वजह से होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें एक किडनी की बात करें तो एक किडनी के अंदर बेटा अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक किडनी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप दोनों किडनीज़ में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली बेटा दोनों किडनीज़ में 2 to 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है। ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी ने बेटा जो काउंटिंग दिया हुआ है सो दैट इज़ 1 मिलियन। तो मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। सो मीन्स दो किडनीज के अंदर कितने होंगे, 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब अगर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो हमारी बॉडी के अंदर जब हम नेफ्रॉन को देखते हैं बेटा तो हमारे नेफ्रॉन के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहले स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। So the first part is called as glomerulus beta and the second part is called as renal tubule. ठीक है, सो नेफ्रॉन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं बेटा। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज रीनल ट्यूब्यूल। और ग्लोमेरुलस की जब बात आती है सो ग्लोमेरुलस को बनाने के लिए 3 स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरियोल। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज efferent arteriole beta. The second structure is called as glomerular capillaries. And the third structure is called as efferent arteriole. तो ये 3 मेजर पार्ट्स होते हैं बेटा किसके, ग्लोमेरुलस के। सो ग्लोमेरुलस के बारे में आप याद रखें, ग्लोमेरुलस क्या है, ये एक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है बेटा जो ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स का बना हुआ है, जिसमें से एक ब्लड वेसल को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, एक को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, एंड बिटवीन द एफरेंट एंड एफरेंट आर्टरियोल बेटा सम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, जिन कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं। अब इनमें क्या फंक्शन है, कैसी दिखती है, वो हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं रीनल ट्यूब्यूल की बात करूं
सो रेनल ट्यूब्यूल को भी हम बेटा कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ रेनल ट्यूब्यूल की, इसको हम बोलते हैं बाउमैन्स कैप्सूल। The first part is called as Bowman's capsule. The second part is called as proximal convoluted tubule, और शॉर्ट में बेटा इसको PCT बोलते हैं। ठीक है। द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज हैनल्स लूप। The next part is called as distal convoluted tubule. Okay, and the next part is called as collecting tubule. Although commonly हम बेटा collecting tubule या collecting duct को नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं मानते, बट यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ बेटा एज collecting tubule. सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नेफ्रॉन का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। सो आप याद रखना है कि नेफ्रॉन हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है। एक किडनी के अंदर बेटा अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, तो दो किडनीज के अंदर बेटा 2 to 2.4 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे, बट एनसीईआरटी ने 1 मिलियन लिखा हुआ है। ठीक है। नेफ्रॉन के ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज रेनल ट्यूब्यूल बेटा। और ग्लोमेरुलस की जब बात आती है तो ग्लोमेरुलस बनता है बेटा ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स से, जिन ब्लड वेसल्स में से फर्स्ट ब्लड वेसल को हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, सेकंड को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, एंड थर्ड को हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एंड सिमिलरली अगर आप रेनल ट्यूब्यूल की बात करेंगे तो रेनल ट्यूब्यूल बनता है बेटा बाउमैन्स कैप्सूल से, पीसीटी से, हैंडलर्स लूप से, डीसीटी से एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक डायग्राम पे जाते हैं और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे पार्ट्स बेटा कैसे आपस में अरेंज्ड होते हैं टू फॉर्म ए फुल फ्लेजेड फंक्शनल नेफ्रॉन बेटा। ठीक है। सो हम सारे पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इन सारे पार्ट्स में क्या स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेंस है और क्या फंक्शनल इम्पोर्टेंस है बेटा। ठीक है ना। चलिए, सो सबसे पहले हम आते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की तरफ, जिस फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। सो एक्चुअल में होता क्या है बच्चा कि जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को फिल्टर किया जाता है तो ब्लड को फिल्टर करने के लिए हमें कहाँ लाना पड़ता है, हमें किडनीज़ के अंदर लाना पड़ता है। ठीक है। सो जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन शुरू होती है, ब्लड से बेटा वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने की बारी आती है, तो हमें ब्लड को कहाँ पे लाना पड़ता है बेटा, हमें ब्लड को किडनीज़ में लाना पड़ता है। और किडनीज़ में ये ब्लड कहाँ आता है बेटा, किडनीज़ में ये ब्लड आता है फंक्शनल यूनिट के पास, जिस फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं बेटा। सो जैसे ये बेटा ब्लड इस नेफ्रॉन के पास आएगा या इस फंक्शनल यूनिट के पास आएगा, तो ये नेफ्रॉन का सिस्टम या नेफ्रॉन का अरेंजमेंट या नेफ्रॉन का मॉडिफिकेशन ऐसे होता है कि ये इस ब्लड से क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करेगा और किस में डाल देगा बेटा, नेफ्रॉन के रिमेनिंग पार्ट्स में डाल देगा। ठीक है। सो अब वो ब्लड वेसल्स जो ब्लड को ले आती है टुवर्ड्स द नेफ्रॉन बेटा, जो ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी को बेटा, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट जमा किया है ब्लड ने, जो उस ब्लड को इकट्ठा करके नेफ्रॉन की तरफ लाती है, इस ब्लड वेसल को हम नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल बेटा। सो दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्ट्रियोल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्ट्रियोल। अब जब एफरेंट आर्ट्रियोल बेटा बॉडी के अंदर सारे नेफ्रॉन्स के पास क्या लाएगा, ब्लड लाएगा, जिसके अंदर बेटा वेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा है, जिसके पास बेटा नाइट्रोजन वेस्ट बहुत ज़्यादा है, या उसमें वाटर ज़्यादा है, या उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, तो ये ब्लड जैसे ही बेटा नेफ्रॉन के पास पहुँचेगा, तो नेफ्रॉन के पास पहुँचते ही ये क्या करता है,
ये डिवाइड करता है छोटी छोटी कैपिलरीज में। अप्रॉक्सीमेटली बेटा 50 कैपिलरीज बनती है एक एफरेंट आर्टरियोल से। सो मतलब कुछ ऐसे हो रहा है, ये एफरेंट आर्टरियोल आ रहा है, जैसे नेफ्रॉन के पास पहुंचता है तो ये छोटे छोटे ब्रांच में डिवाइड हो रहा है बेटा। फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, ये छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। सो इन ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, दीज ब्रांच आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। सो एफरेंट आर्टरियोल के डिवीजन से किनका फॉर्मेशन होता है, ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, ए टफ्ट ऑफ एनास्टोमोसिंग कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है, ए टफ्ट और ग्रुप ऑफ कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। सो दिस ग्रुप ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। मतलब ये जो कैपिलरी आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। इनको हम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं। सो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या है बेटा, ये ग्रुप है किनका, एनास्टोमोसिंग कैपिलरीज का। ठीक है, सो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इज अ ग्रुप ऑफ एनास्टोमोसिंग कैपिलरीज बेटा, और अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 50 कैपिलरीज होती है। सो ये है ग्रुप ऑफ एनास्टोमोसिंग कैपिलरीज। ठीक है ना बच्चा। अब हम एक चीज़ तो जानते हैं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल होती है वो कौन होती है, कैपिलरी ही होती है। बिकॉज इनके पास बेटा खाली 2 प्रोटेक्टिव वॉल्स पाई जाते हैं, 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। सो जब एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आएगा, बॉडी से ब्लड आ रहा है बेटा, ठीक है, ये कहाँ पे एंटर करेगा, नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, और नेफ्रॉन के अंदर एंटर करते ही ये डिवाइड किस में होगा, कैपिलरीज में। अब कैपिलरी की वॉल थिन होती है, तो इस थिन वॉल की वजह से जो भी इस ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो भी इस ब्लड के अंदर बेटा एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, वो आराम से फिल्टर होके कहाँ पर आ जाएगा, नेफ्रॉन में आ जाएगा। अब बिकॉज हम यहाँ पे सारे ब्लड को तो फिल्टर नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सारे ब्लड को तो बेटा रिमूव नहीं करते हैं। सो जो बचा हुआ ब्लड होगा बेटा, जिसका हमने फिल्ट्रेशन किया है, जिससे हमने वेस्ट बाहर निकाले हैं, वो इस नेफ्रॉन से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। और जैसे ये बेटा ब्लड बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकलते समय एक और ब्लड वेसल की फॉर्म में बाहर आता है, जिस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इफरेंट आर्टरियल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एफरेंट आर्टरियोल। तो सबसे पहले तो यही चीज़ आप याद रखेंगे कि एफरेंट आर्टरियोल का काम क्या है। तो एफरेंट आर्टरियोल ले आता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर बेटा भरा रहता है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बेटा। सो जैसे ही बेटा ब्लड नेफ्रॉन के पास पहुंचेगा, ये नेफ्रॉन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हम क्या, इस ब्लड से हम बेटा नेफ्रॉन की मदद से वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। बट बिकॉज ब्लड यहाँ पे अभी भी है बेटा, तो ब्लड को हम वापस कलेक्ट करेंगे और एक ब्लड वेसल की मदद से, जिस ब्लड वेसल को हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सो अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा, एफरेंट आर्टरियोल लिखा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी लिखा एंड इफरेंट आर्टरियोल लिखा बेटा। सो दीज 3 स्ट्रक्चर्स टुगेदर, ये जो 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को टुगेदर एक साथ हम क्या बोलते हैं बेटा, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस बेटा। सो अगर आपसे कोई पूछे ग्लोमेरुलस क्या है, तो ग्लोमेरुलस बेटा कोई स्पेशल खास स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, इट इज़ जस्ट द ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, जो किसके पास, ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स बेटा, जो किसके पास आती है, नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट के पास आती है, जिस फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्लियर हो गया। सो ये आपने पहली चीज़ याद रखी। अब इधर और एक चीज़ देखिए बेटा, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था कि आपके यूरिन के अंदर बेटा कोई भी डिफरेंट तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, आपके यूरिन के अंदर बेटा डिफरेंट तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट्स के होने की संभावना तो हमेशा ही होती है, बिकॉज हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स बेटा हमेशा बनते ही रहते हैं। अब बिसाइड्स वेस्ट मटेरियल्स बेटा हमारे ब्लड के अंदर इसके अलावा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। प्लाज्मा की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है, फैटी एसिड्स होते हैं, एमाइनो एसिड्स होते हैं, मिनरल आयन्स होते हैं, या कभी कभी एक्स्ट्रा वाटर भी हो सकता है। क्लियर। सो अब जैसे ये चीज़ें बेटा आपके नेफ्रॉन के पास पहुंचती है, तो नेफ्रॉन का काम क्या होता है बेटा, इस एक्स्ट्रा मटेरियल को ब्लड से क्या करना, बाहर निकालना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा एक्स्ट्रा मटेरियल बेटा ब्लड से बाहर आ रहा है, और जैसे ही एक्स्ट्रा मटेरियल ब्लड से बाहर आएगा ना, ये बाहर आने के बाद कहाँ पे जमा होने लगेगा बेटा, इस कैविटी में जमा होने लगेगा, इस स्ट्रक्चर में जमा होने लगेगा, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बाउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। बाउमेन्स कैप्सूल का आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले थोड़ी देर बाद, बट अभी इतना याद रखेंगे बच्चा, जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है,
आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बेटा, जो ब्लड फिल्ट्रेट होता है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं बेटा, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ जमा होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के फर्स्ट पार्ट में जमा होता है. दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज बाउमैन्स कैप्सूल. सो मनीज ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? दिस स्ट्रक्चर इज बाउमैन्स कैप्सूल. ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज बाउमैन्स कैप्सूल बेटा. तो जो ब्लैक में बना हुआ स्ट्रक्चर है ये है बेटा बाउमैन्स कैप्सूल. और बाउमैन्स कैप्सूल का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहले आप याद रखें बेटा, बाउमैन्स कैप्सूल का इंपॉर्टेंस है, ये कलेक्ट करता है बेटा किसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बेटा. कलेक्ट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बेटा. इसने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्या किया? कलेक्ट किया. क्लियर है? बाकी डिटेल स्ट्रक्चर में इसका यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज डिटेल स्ट्रक्चर में इसका थोड़ी देर बाद पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. सो ये हमारा हो गया बाउमैन्स कैप्सूल बेटा. तो बाउमैन्स कैप्सूल में बस इतना भी याद रखिए, बाउमैन्स कैप्सूल पहला पार्ट होता है बेटा हमारे नेफ्रॉन का. द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज बाउमैन्स कैप्सूल. और बाउमैन्स कैप्सूल क्या करता है बच्चा? जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने लगती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से बेटा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाहर आएगा, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ जमा होगा? वो होगा इस एरिया में जमा बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाउमैन्स कैप्सूल बोलते हैं. सो अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या हो सकता है? इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सोडियम है, इसमें कैल्शियम है, इसमें क्लोराइड है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें अमाइनो एसिड्स है, इसमें वाटर है, इसमें फैटी एसिड्स है, इसमें यूरिया है. ठीक है ना? एंड मेनी अदर सब्सटेंसेस बेटा. अब जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनेगा, अब ये सब्सटेंसेस मूव करना शुरू करती है बेटा सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की तरफ. द सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बेटा. सो ये नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा होगा बेटा, एंड दिस सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, या शॉर्ट में पीसीटी लिख देता हूँ मैं बेटा. ठीक है, सो दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, इसको हम पीसीटी बोलते हैं बेटा. अब पीसीटी के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो आगे हमको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. पीसीटी के बारे में बेटा जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे वो ये है दैट हमारा नेफ्रॉन का जो पीसीटी होता है ना बच्चा, सो हमारे नेफ्रॉन के पीसीटी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है दैट पीसीटी जो है बेटा ये परमिएबल होता है. परमिएबल टू बोथ सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट. एज वेल एज सॉल्वेंट बेटा. इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही याद रखना है दैट हमारा पीसीटी जो होता है बेटा, दिस इज परमेबल टू बोथ सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट बेटा. क्लियर है ना? सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में याद रखना है. इट इज परमेबल टू बोथ सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट. ठीक है ना बच्चा? तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है. सो पीसीटी जो होता है बेटा ये परमेबल होता है किसके लिए? सल्यूट के लिए भी परमेबल होता है, एज वेल एज सॉल्वेंट के लिए भी परमेबल होता है बेटा. ठीक है ना? सो अब इसका फंक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे, बट अभी इतना याद रहे, दिस इज परमेबल फॉर सल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट. अब पीसीटी के बाद जो हमारे नेफ्रॉन का थर्ड पार्ट है, तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट क्या कहलाया बेटा? बाउमैन्स कैप्सूल कहलाया. नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट कहलाया बेटा हमारा पीसीटी. अब आते हैं नेफ्रॉन के थर्ड पार्ट के पास. सो अगर आप ये डिफरेंट कलर यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, तो ये पूरा यू शेप ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है ना. एनसीईआरटी में इसका लिखा है बेटा हियर पेन लाइक स्ट्रक्चर. हियर पेन लाइक स्ट्रक्चर बेटा. सो ये हियर पेन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये यू शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये हमारे नेफ्रॉन का थर्ड पार्ट होता है बेटा. एंड दिस थर्ड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन बेटा. यही वो पार्ट है जिसके अंदर क्या चलेगा? जिसके अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म चलेगा बेटा. यही वो पार्ट है जो हमारे यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में मदद करता है. दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज हैनेलिस लूप बेटा. इसको हम क्या बोलते हैं? हैनेलिस लूप.
अब अगर आप हेनेलस लूप को ध्यान से देखेंगे ना, तो हेनेलस लूप के आपको दो अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हेनेलस लूप के आपको दो अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ यूरिन नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए इसको डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनेलस लूप बोलते हैं बेटा। और अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, यहाँ यूरिन ऊपर की तरफ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनेलस लूप बोलते हैं। तो यानी हेनेलस लूप के आपको दो सेक्शंस दिखाई देंगे, वन सेक्शन इज डिसेंडिंग and another section is ascending. The descending section is called as descending limb of Henne's loop. The ascending section is called as ascending limb of Henne's loop. So अगर मैं यहाँ पे ऐसे इसको हाईलाइट करूँ तो आपको क्या याद रखना बच्चा, आपको याद रखना है दिस होल पार्ट इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लिम्ब। ये पूरे पार्ट को, दिस मच, दिस वन एंड दिस वन बेटा, इस पूरे पार्ट को हम डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। बट अगर आप इस पार्ट को यहाँ पे देखेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं थिक डिसेंडिंग लिम्ब। दिस इज कॉल्ड एज थिक डिसेंडिंग लिम्ब बेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं थिक डिसेंडिंग लिम्ब, इसको हम बोलते हैं थिक डिसेंडिंग लिम्ब बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया थिक डिसेंडिंग लिम्ब बेटा। और अगर हम नीचे आएंगे बेटा, सो नीचे वाले पोर्शन में अगेन आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेनरीज लूप का ही पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब। इसको हम थिन डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। क्लियर हो गया। सो ये दो पार्ट्स है बेटा, वन इज कॉल्ड एज थिक डिसेंडिंग लिम्ब, वन इज कॉल्ड एज थिन डिसेंडिंग। इन जनरल आप दोनों को थिन डिसेंड, इन जनरल आपको दोनों को बेटा एक साथ डिसेंडिंग लिम्ब बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे भी आपको ऐसे कुछ दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थिन ascending limb, थिन ascending limb बेटा। एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज थिक ascending limb, ascending limb। इसको हम थिक ascending limb बोलते हैं। तो अभी आप शॉर्ट में याद रखेंगे कि अगर हम पूरे हेनरीज लूप की बात करें तो ये पूरा हमारा हेनरीज लूप है बेटा। सो इस पूरे हेनरीज लूप को अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है ना, सो इसके सेक्शंस करें बेटा। सो इसका पहला सेक्शन जो आएगा बेटा, दिस विल बी कॉल्ड एज थिक डिसेंडिंग लिम्ब बेटा, बिकॉज यहाँ यूरिन नीचे की तरफ जाएगा तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, थिक डिसेंडिंग लिम्ब बोलेंगे। सो ये आपका थिक डिसेंडिंग लिम्ब हो गया हेनरीज लूप का बेटा, ठीक है ना। और अगर हम आगे बढ़े थोड़ा तो आपको अगेन बेटा डिसेंडिंग लिम्ब ही दिखाई दे रहा है, लेकिन डिसेंडिंग लिम्ब कौन सा होगा बेटा, थिन डिसेंडिंग लिम्ब होगा। सो यहाँ तक क्या है बेटा, ये दे है थिन डिसेंडिंग लिम्ब, ये पूरा का पूरा पार्ट है बेटा थिन डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो दिस इज थिन डिसेंडिंग लिम्ब बेटा। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे, चाहे आपका नेफ्रॉन का बेटा हेनरीज लूप का थिन डिसेंडिंग लिम्ब है या चाहे इसका बेटा थिक डिसेंडिंग लिम्ब है, तो नेफ्रॉन के अंदर बेटा इरेस्पेक्टिव ऑफ थिन एंड थिक डिसेंडिंग लिम्ब, जो पूरा डिसेंडिंग लिम्ब होता है बेटा, कंप्लीट डिसेंडिंग लिम्ब होता है, दिस कंप्लीट डिसेंडिंग लिम्ब बेटा, इट इज परमेबल टू सॉल्वेंट बट इम्परमेबल टू सोल्यूट, ठीक है। सो ये क्या होता है बेटा, दिस इज परमेबल टू सॉल्वेंट, permeable to solvent but impermeable to solute, impermeable to solute। तो ये इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरीज लूप बेटा। लेकिन जब हम किसकी तरफ देखते हैं बेटा, जब हम असेंडिंग लिम्ब की तरफ देखते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि असेंडिंग लिम्ब थिन है कि थिक है बेटा। तो अगर आप इधर देखें तो ये क्या है, ये है थिन असेंडिंग लिम्ब बेटा,
सो दिस इज थिन असेंडिंग लिम्ब, और ये क्या है, दिस इज थिक असेंडिंग लिम्ब बेटा। ये है थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है ना। सो अगर हम इसकी तरफ देखें तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना बच्चा, दैट इरेस्पेक्टिव ऑफ कि लिम्ब थिन है कि थिक है बेटा, आपका पूरा असेंडिंग लिम्ब जो होता है बेटा ये परमेबल होता है आपके सल्यूट के लिए, बट इम्परमेबल होता है सॉल्वेंट के लिए बेटा। सो दिस इज परमेबल टू सल्यूट एंड इम्परमेबल टू सॉल्वेंट। इम्परमेबल टू सॉल्वेंट, ठीक है। सो ये आप रखेंगे याद किसके लिए, असेंडिंग लिम्ब के लिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। सो यूरिन बनना कहाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ बनना शुरू हुआ था, बॉमेन्स कैप्सूल में। बॉमेन्स कैप्सूल के बाद वो कहाँ आया बेटा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आया। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद वो कहाँ आया बेटा, थिक डिसेंडिंग लिम्ब में आया, फिर थिन डिसेंडिंग लिम्ब में आया, एंड फाइनली वो पहुंचा बेटा थिन असेंडिंग लिम्ब में, और फिर थिक असेंडिंग लिम्ब में। अब थिक असेंडिंग लिम्ब से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है बेटा, सो दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट विल नाउ एंटर इनटू अनदर कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बेटा। सो ये हमारा सेकंड कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहला कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर हमने प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देखा था, और ये अभी सेकंड कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर है। सो दिस सेकंड कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बेटा इज कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बेटा, ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमल साइड में हो जो होगा, मतलब फ्रंट में जो होगा वो प्रॉक्सिमल हो गया, जो एंड पे होगा बेटा वो डिस्टल हो गया। तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो मैं शॉर्ट में डीसीटी लिख देता हूँ। डी का मतलब डिस्टल, सी का मतलब कन्वोल्यूटेड, एंड टी का मतलब ट्यूब्यूल बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है बेटा, वो याद रखना है दैट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इम्परमेबल बेटा। इधर लिख देता हूं मैं। सो डीसीटी जो होता है बेटा ये नॉर्मली होता है इम्परमेबल, इम्परमेबल टू बोथ सॉल्वेंट एंड सल्यूट बेटा, ठीक है। इट इज इम्परमेबल टू बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट बेटा। कौन, डीसीटी। मतलब ये एकदम उल्टा है बेटा किसके, पीसीटी के। अगर आपको याद हो पीसीटी क्या था बेटा, पीसी परमेबल था सल्यूट के लिए भी एंड सॉल्वेंट के लिए भी, लेकिन डीसीटी क्या है बेटा, इम्परमेबल है किसके लिए, सल्यूट के लिए भी एंड सॉल्वेंट के लिए भी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो बहुत बहुत ज़रूरी है बेटा, वो याद रखना आपको कि अगर डीसीटी पे, ध्यान से सुन लीजिए बेटा, अगर डीसीटी पे हार्मोन एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है बेटा। अब ये हार्मोन कहाँ से आया ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो अगर डीसीटी पे बेटा किसने एक्ट किया, हार्मोन एल्डोस्टेरोन ने एक्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना बेटा। सो इन प्रेजेंस ऑफ हार्मोन एल्डोस्टेरोन हमारा डीसीटी जो है बेटा, जो अभी तक क्या था, जो अभी तक इम्परमेबल था, सो इन प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन बेटा हमारा डीसीटी जो है, इन प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन बेटा हमारा डीसीटी जो है ना ये हो जाता है परमिएबल बेटा, ठीक है ना। ये हो जाता है परमिएबल फॉर सोडियम, एंड वाटर बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉर्मली ये क्या होता है, नॉर्मली ये इम्परमेबल है, ना तो सल्यूट को जाने देता है ना तो वाटर को जाने देता है। बट जैसे ही एल्डोस्टेरोन इस पे एक्ट करता है बेटा, तो एल्डोस्टेरोन इससे क्या करवाता है, एल्डोस्टेरोन इससे फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन करवाता है बेटा। क्या करवाता है, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन में कौन कौन रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है एंड सोडियम भी रीअब्जॉर्ब होता है बेटा, समझ गए ना। तो ये हमारा
लास्ट पार्ट था बेटा किसका, नेफ्रॉन का। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है ना बेटा, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलते हैं, इस पर कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग इसको बेटा नेफ्रॉन का हिस्सा मानते हैं एंड कुछ लोग बेटा इसको नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं मानते। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे सर क्या ये नेफ्रॉन का हिस्सा है या नहीं है, तो मेरा आंसर होगा ये नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है बेटा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिकल आंसर भी है, इसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न भी है। बट पहले आप समझिए कि कुछ लोग क्यों इसको नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं मानते। सम पीपल से दैट ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है बेटा, ठीक है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये हर एक नेफ्रॉन के डीसीटी को रिसीव करता है। तो ये एक नेफ्रॉन का डीसीटी आया, ये दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी आया, फिर इधर से और एक नेफ्रॉन का डीसीटी आएगा, इधर से और एक नेफ्रॉन का डीसीटी आएगा। सो ये सारे नेफ्रॉन्स के डीसीटी को रिसीव कर रहा है ना, तो फिर ये किस नेफ्रॉन का होगा ये हम बता ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ रिसीविंग डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बेटा फ्रॉम डिफरेंट नेफ्रॉन्स। ये मैक्सिमम डिफरेंट अलग अलग नेफ्रॉन से क्या रिसीव कर रहा है, डीसीटी रिसीव कर रहा है। तो फिर ये किस वाले नेफ्रॉन का होगा ये हमारे लिए क्लियर है ही नहीं बचा। सो बिकॉज ये सबका है तो एट द एंड ऑफ द डे बेटा ये किसी का नहीं है, समझ रहे ना। सारे नेफ्रॉन बोल रहे हैं हमारा है, ये भी बोल रहा है ये मेरा है, ये भी बोल रहा है मेरा है, फिर ये किसका है, ये रियलिटी में किसी का नहीं है बेटा। ये एक रीज़न है इसका, बिकॉज एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ ये पॉइंट बेटा कि सारे नेफ्रॉन्स जो है बेटा वो अपना डीसीटी को कहाँ पे एंड कर देते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंड कर देते हैं, ठीक है। सो लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होता है बेटा, बिकॉज ये एवरीवन का पार्ट है, तो रियलिटी में किसी का पार्ट नहीं है। ये इसका एक रीज़न है। लेकिन अगर आप रियल रीज़न जानना चाहते हैं बेटा, सो एक्चुअल में क्या होता है कि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बेटा हमारे बॉडी में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक फीटल स्ट्रक्चर से बनता है, जिस फीटल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा यूरिटरिक डक्ट। या यूरिटरिक बड भी इसको बोला जाता है बेटा, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से होता है, जिस एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, यूरिटरिक बड बोलते हैं। लेकिन अगर आप डीसीटी की बात करेंगे, हैनरस लूप की बात करेंगे, पीसीटी की बात करेंगे, बाउमैन्स कैप्सूल की बात करेंगे, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना ये भी एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से बनते हैं, जिसको हम बेटा बेटा मेटा नेफ्रिक ब्लास्टीमा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटा नेफ्रिक ब्लास्टीमा बोलते हैं। यानी हमारे नेफ्रॉन का बाउमैन्स कैप्सूल, हमारे नेफ्रॉन का पीसीटी, हमारे नेफ्रॉन का हैनरस लूप और हमारे नेफ्रॉन का डीसीटी बेटा ये किससे बन रहे हैं, ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा से बन रहे हैं। लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल किससे बन रहा है बेटा, यूरिटरिक बड से बन रहा है। तो ये तो अलग अलग एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से बन रहे हैं ना, तो फिर ये एक जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकते। तो ये दोनों में से जो आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन लगे आप उसमें से एक एक्सप्लेनेशन याद रखने की कोशिश करिएगा बेटा, ठीक है। सो फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पे हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बनाया, फिर हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बेटा अलग अलग स्ट्रक्चर से पास किया। फाइनली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पे एंटर करेगा, इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंटर करेगा। इसको हम बाद में क्या नाम देते हैं, इसको हम यूरिन का नाम देते हैं बेटा, समझ आया। सो ये स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, यूरिन के फॉर्मेशन के लिए बेटा, समझ गए ना। सो ये मैंने जस्ट एक सिंपल आउटव्यू दे दिया आपको कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या क्या है और नेफ्रॉन में बेटा कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं और कौन से पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। सो एक चीज़ मैं और एक यहाँ पे कहना भूल गया आपको, दैट इज़ जो हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की अगर हम परमेबिलिटी की बात करें तो ये नॉर्मली इम्परमेबल है, नॉर्मली इम्परमिएबल, नॉर्मली इम्परमेबल टू सल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो ये सल्यूट के लिए भी इम्परमेबल है एंड सॉल्वेंट के लिए भी इम्परमेबल है बेटा ये। लेकिन अगर इसके ऊपर बेटा एक हार्मोन एक्ट करेगा, हार्मोन का नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, शॉर्ट में एडीएच बोलते हैं। सो एडीएच जैसे ही डीसीटी पे एक्ट करता है ये परमेबिलिटी शो करता है बेटा किसके लिए, वाटर के लिए। सो ये वाटर के लिए क्या शो करता है, परमेबिलिटी शो करता है। बट नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इम्परमेबल होता है बेटा सल्यूट के लिए भी एज वेल एज
सॉल्वेंट के लिए भी। समझ गए? सो ये हमारा क्या हो गया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया और नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स हो गए। बट अभी हमें इसमें क्या करना है, हमें ये वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है बेटा, बिकॉज फिल्ट्रेशन यहाँ से ही शुरू होती है, तो इस स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई और डिटेल फॉर्म में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बाउमेनस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और देखेंगे बेटा कि हमारे यूरिन को बाउमेनस कैप्सूल और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की मदद से कैसे फिल्टर किया जाता है। वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ बाउमेनस कैप्सूल नेफ्रॉन का पार्ट है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अलग पार्ट है बेटा, बट ये दोनों कनेक्टेड है ना। सो याद रखेंगे बेटा इनको एक साथ, मतलब बाउमेनस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को एक साथ हम बेटा मालफिजियन बॉडी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मालफिजियन बॉडी और रिनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। तो याद रखेंगे मालफिजियन बॉडी या रिनल कॉर्पस्कल क्या है बेटा। सो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड बाउमेनस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्लस बाउमेनस कैप्सूल इज टुगेदर कॉल्ड एज मालफिजियन बॉडी और रिनल कॉर्पस्कल बेटा। समझ गए? सो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने याद रखे। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारे नेफ्रॉन में आपने देखा बाउमेनस कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, हैनलिस लूप है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है एंड कलेक्टिंग टिब्यूल है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो आप याद रखेंगे बच्चा कि हमारे नेफ्रॉन के अंदर जो बाउमेनस कैप्सूल होता है, जो पीसीटी होता है, जो डीसीटी होता है, ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स बेटा। लेकिन हैनलिस लूप जो होता है बेटा, मेजर पार्ट ऑफ हैनलिस लूप जो होता है वो कहाँ पे होता है, मेडुला में होता है। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कॉर्टेक्स में नेफ्रॉन का क्या क्या हिस्सा है। तो हैनलिस लूप है, पीसीटी है, डीसीटी है एंड मेडुला में क्या है बेटा, मेडुला में हैनलिस लूप पाया जाता है। समझ गए? सो ये आप याद रखेंगे बेटा किसका, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम नेफ्रॉन को बेटा 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि नेफ्रॉन का पहला वाला हिस्सा क्या है, नेफ्रॉन का मिडिल वाला हिस्सा क्या है एंड नेफ्रॉन का लास्ट वाला हिस्सा क्या है। ठीक है ना। सो अगर मैं नेफ्रॉन के फर्स्ट वाले पार्ट की बात करूं तो पहले वाले पार्ट में नेफ्रॉन में क्या आता है बेटा, बाउमेनस कैप्सूल आता है एंड पीसीटी आता है। ठीक है, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन बेटा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन। तो प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में क्या आता है बेटा, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में आएगा बाउमेनस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल नेफ्रॉन में आएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर आता है इंटरमीडिएट नेफ्रॉन। तो इंटरमीडिएट नेफ्रॉन में क्या आता है बेटा, हैनलिस लूप आता है एंड फिर आता है बेटा डिस्टल नेफ्रॉन। डिस्टल नेफ्रॉन में क्या आएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल आएगा बेटा एंड कलेक्टिंग टिब्यूल आएगा। ठीक है, सो इधर आप अगर देख सकते हैं, सो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल के 2 हिस्से होते हैं, बाउमेनस कैप्सूल एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। बाउमेनस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को मालफिजियन बॉडी और रिनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। इंटरमीडिएट नेफ्रॉन को हम डिवाइड करते हैं बेटा हैनलिस लूप में, जिसमें थिक डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग, थिक असेंडिंग एंड थिन असेंडिंग लिम्स पाई जाती है। एंड डिस्टल नेफ्रॉन में हम बेटा डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग टिब्यूल की बात करते हैं। सो ये आपका जनरलाइज्ड सिंपल फॉर्म हो गया बेटा किसका, आपके नेफ्रॉन का बेटा। बट नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे किस चीज़ को, बाउमेनस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को, और उधर ही मैं डिस्कस करूंगा बेटा प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन को भी। ठीक है, तो इस पोर्शन को एक बार रिवाइज करके देखिएगा बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर चीज़ों को डिस्कस करते हैं।